तो छात्रों, मैं आपको कक्षा 11वीं का अध्याय 1 जो है समुच्चय, जिसे हम सेट्स कहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। और इसी अध्याय को हमें पढ़ना भी है, समुच्चय है। तो इसके पहले जो है हमने आपको सिलेबस सारा बता दिया था कि इसमें टोटल 16 अध्याय हैं। तो मैं अमित बचकैया, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर जैसलमेर से। तो अध्याय 1 जो है हमारा, ये है हमारा समुच्चय। समुच्चय यानी सेट्स। सेट्स है जो हमारे पास समुच्चय होता है। तो समुच्चय की जो कहानी है, समुच्चय जो है, समुच्चय सिद्धांत का जो विकास है वो जर्मनी या जर्मन के एक जो गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर के द्वारा किया गया था। समुच्चय सिद्धांत का जो विकास है वो जर्मनी के गणितज्ञ थे, गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर थे, इनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। तो भाई जो समुच्चय है तो इसका प्रतिपादन किया गया था। और ये हमारे पास जो समुच्चय है तो वर्तमान में गणित में के अध्ययन में इसकी बहुत परिकल्पना आधारभूत है। तो भाई इसके लिए हम समुच्चय सिद्धांत है तो समुच्चय क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारे पास समुच्चय है। तो समुच्चय की जो परिभाषा है तो परिभाषा होती है समुच्चय की कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है। यदि हम अपनी भाषा में कहें तो वस्तुओं के स्थान पे हम इसमें क्या कर सकते हैं, अवयव, अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय क्या होता है तो संग्रह मतलब, संग्रह का मतलब सुपरिभाषित, जो सुपरिभाषित शब्द है इसका मतलब होता है सुपरिभाषित का कि अपने व्यक्तियों के अनुसार बदला ना जा सके, अपने अनुसार ना बदला जा सके, उसे हम समुच्चय कहते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किस गणितज्ञ ने किया था, तो ये किया था हमारे जर्मन के जो गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर के द्वारा किया गया था। अब भाई समुच्चय क्या होता है तो इसको हम समझेंगे। तो समुच्चय की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित। तो भाई सुपरिभाषित जो शब्द है जी क्या है, इसका अपनी भाषा में यदि अपन अपनी व्यक्तिगत भाषा में देखें समझने के लिए तो इसका मतलब होता है कि व्यक्तियों के अनुसार बदला ना जा सके। अब इसका मतलब क्या है, व्यक्तियों के अनुसार बदला ना जा सके। तो इसका मतलब होता है भाई कि जैसे मान लो यदि अपन लेटर की बात करें तो हमारे पास लेटर कितने होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं, अक्षर 26 होते हैं। तो 26 अक्षर होते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें यदि अपन वोवेल की बात करें, स्वर की बात करें तो स्वर कितने होते हैं भाई, स्वर तो 5 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 स्वर है। तो भाई ये स्वर है तो किसी से भी यदि हम पूछें तो वो स्वर तो यही बताए ना हमारे लिए 5 के ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो इसमें ये बदले नहीं जा सकती। यदि हम बोलते हैं आपसे कि 5 अभिनेता के नाम बताओ, उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं 5 अभिनेताओं के नाम बताओ, तो भाई 5 अभिनेता हैं जो वो अपने अपने हिसाब से, व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। भाई हम किसी का नाम बोल दें सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, ऐसे करके हम कोई भी 5 नाम बता सकते हैं। आपकी पसंद कोई दूसरी होगी, आप कोई दूसरे 5 नाम बोल देंगे, या फिर उसी में से 2 होंगे, 2 अलग होंगे। तो इस तरीके से इसको हम फिर अपने इस समूह में नहीं रखेंगे और इसमें जी बदल नहीं जा सकती। तो ये तो भाई यही रहेंगे। तो ये कहलाता है सुपरिभाषित। ये बदला नहीं जा सकता, ये तो बदल रहे हैं तो ये हमारे इसमें समुच्चय में फिर नहीं आएगा। इस तरीके से हमारे पास होता है। जैसे यदि हम बोले कि भाई 10 से छोटी, 10 से कम, 10 से कम विषम संख्याएं बताओ, विषम संख्याएं
10 से कम विषम संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्या बताएं। तो आप क्या बताओगे फिर? भाई विषम संख्या 10 से छोटी कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7 और 9 ये होती हैं। तो अब भाई यदि किसी भी छात्र से पूछे या किसी भी व्यक्ति से हम पूछे कि भाई 10 से छोटी हमारे लिए विषम प्राकृतिक संख्या बताइए, प्राकृतिक संख्या बताइए, तो वो क्या बताएगा? यही बताएगा 1, 3, 5, 7, 9। इसके अलावा तो कोई दूसरी होती नहीं है। तो ये हमारा सुपरिभाषित समूह में आ जाएगा, क्योंकि ये व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा है। ये तो भाई फिक्स है कि भाई 1, 3, 5, 7, 9 ही होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। यदि हम बात करें दुनिया के 3 प्यारे जानवर बताओ, या भाई कोई से भी 3 की बात करें या 5 की, हमने बोल दिया भाई 3 जानवरों के नाम बताओ जो तुम्हारे लिए पसंद हो। 3 जानवरों के नाम। तो 3 जानवरों के नाम की बात होगी जब, तो इसमें क्या करेंगे हम? कोई कह देगा कुत्ता, बिल्ली, शेर, उसको ये चीज पसंद है। कोई कह देगा शेर, हाथी, घोड़ा, ये चीज किसी को पसंद है। कोई कह देगा बिल्ली, शेर, कुत्ता। तो ये अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से बदल रहा है। तो भाई ये चीज अलग है, तो ये हमारे इसमें नहीं आएगी। तो ये हमारा समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय जो होता है तो भाई इसमें संख्याएं लेके चले, व्यक्ति, वस्तुएं, तो ये हर तरीके से हमारे पास हो सकता है। जैसे यदि हम संग्रह की चर्चा करें तो क्रिकेट टीम है हमारे पास। क्या है? क्रिकेट टीम का संग्रह है। तो क्रिकेट टीम का संग्रह, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी। अब इस ताश की गड्डी की यदि बात करें हम, और ये हमारे पास क्या है फिर? क्रिकेट टीम या व्यक्तियों की भीड़ है। तो ये सब हमारे पास जो है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो ये हमारे पास क्या है? समुच्चय है। तो भाई समुच्चय आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि समुच्चय क्या है। समुच्चय यानी सेट। तो इसमें क्या होता है? कलेक्शन, कलेक्शन कहलाता है। सेट समुच्चय जो है कलेक्शन, यानी कि एक ही प्रकार की वस्तुएं जो बदली ना जा सके, तो वो कहलाता है हमारे पास समुच्चय कहलाता है। जैसे कि यदि अंग्रेजी की वर्णमाला की बात कर ली हमने, अभिनेता, एक्टर लोगों की बात कर ली, जानवरों की भी बात कर ली। यदि हम गुणनखंड की बात करें, जैसे अभाज्य गुणनखंड। कौन सी गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड है, यदि हमने बोल दिया एक संख्या ले ली 12, हमने बोला 12 के अभाज्य गुणनखंड बताइए आप। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? किसी तरीके से करेंगे। 2 × 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। तो ये आ गए हमारे पास 2, 2, 3 ये है। तो इसमें क्या है? ये जो 2 है, जो चीज इसमें बार बार आती है उसको एक ही बार लिखना पड़ता है। तो इसका जो संग्रह हमारे पास बनेगा 2 और 3 बनेगा। तो भाई इसके गुणनखंड तो यही होंगे, जो बदले थोड़ी जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। 12 के गुणनखंड 2, 2, 3 है, तो 2, 3 ही होंगे। तो ये 2 यही रहेंगे। बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। तो ये हमारे समुच्चय सुपरिभाषित कलेक्शन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है? संग्रह होता है, जो हमने आपको बताया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज हमने जो आपको बताई है ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ये हमारे पास इस तरीके से समुच्चय होता है, यानी कलेक्शन होता है। कलेक्शन क्या आप लोगों को समझ में आया होगा? ये हमारे पास सेट्स, माने यानी कि इस तरीके से आपको समुच्चय के बारे में अध्ययन करना है। अब इसमें कुछ चीजों का उपयोग किया जाता है। तो ये सेट्स जो समुच्चय है, तो इसकी हम बात करें तो समुच्चय जो है अपने पास अब भाई समुच्चय तो है, लेकिन समुच्चय का निरूपण कैसे करेंगे? तो इसका समुच्चय का निरूपण है, क्या है? समुच्चय का निरूपण, यानी कि लिखेंगे कैसे? अभी तो हमने बात इतनी की है कि समुच्चय क्या होता है, जो आप लोग समझ चुके हो कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय का निरूपण भाई इसको लिखना भी पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि यदि हम बोल दें यदि तो बोलने से ही काम चल जाए। तो इसको लिखने का तरीका होता है। तो समुच्चय का निरूपण जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। कैसा होता है? ये हमारे पास 2 प्रकार से समुच्चय का निरूपण होता है। समुच्चय का निरूपण होता है तो एक सारणीबद्ध रूप होता है। क्या होता है?
सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप, या इसको हम कहते हैं रोस्टर, रोस्टर विधि या रोस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टर भी कहते हैं। और एक होता है हमारे पास समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। तो भाई ये दो प्रकार से होता है समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण जो है, जो हम देख रहे हैं, एक इस तरीके से होता है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर के रूप में, या समुच्चय निर्माण रूप में। ये दो तरीके से होता है। तो अब भाई हम इसको समझेंगे कि कैसे होता है। तो सारणीबद्ध रूप क्या होता है? तो जो हम अभी आपको बता रहे थे कि विषम संख्याओं का, तो इसको आपको समझना है कि समुच्चय। तो इसमें भाई यदि हम बात करें तो एक हमारे पास जो होता है निशान, जिसको हम प्रयोग करते हैं, सिंबल को, तो इसको हम अपनी भाषा में, जो इधर गणित की भाषा में बात करेंगे, तो इसको कॉलन कहते हैं। कॉलन, कॉलन इसका भी उपयोग कर सकते हैं, और ऐसी लाइन का भी उपयोग हम इसके स्थान पर कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये कॉलन होता है। क्या होता है? कॉलन होता है, कॉलन। फिर एक होता है जी कॉमा, कॉमा और मंजिला कोष्ठक। क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास एक मंजिला कोष्ठक होता है। कौन सा कोष्ठक होता है? ये मंजिला वाला कोष्ठक होता है। तो इस कोष्ठक के अंदर हमें इन चीजों को लिखना पड़ता है। तो ये मंजिला कोष्ठक, मंजिला कोष्ठक होता है, एक कॉलन होता है और एक कॉमा होता है। इन चीजों का हमें इसमें समुच्चय में उपयोग करना पड़ता है। तो सारणीबद्ध रूप क्या है? तो सारणीबद्ध रूप यही है जो हम अभी आपको बता रहे थे पहले। जैसे लिख दिया 10 से छोटी, 10 से कम, 10 से कम विषम, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं लिखिए। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो इसको हम सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको सारणीबद्ध रूप में लिखने, जैसे संख्या कौन सी है हमारे पास? 1, 3, 5, 7 और 9। तो लिखेंगे इसको इसी तरीके से, लेकिन इसको हम इसमें मंजिले वाले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे 1, 3, 5, 7 और 9। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। कोष्ठक बन जाता है फिर बार बार प्रैक्टिकल करने से। तो इस तरीके से हमारे पास इसको हम इस तरीके से इसमें लिख देंगे। तो ये हमारे पास संख्या लिखेंगे। अब इसमें खास एक बहुत ही अच्छी चीज ये होती है समुच्चय में कि इसको संख्या को जैसे हमने ऐसा लिखा है तो इसको इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्रम की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे इसको हम इस तरीके से भी लिख दें, भाई कोई अलग तरीके से लिख रहा है, जैसे उसने लिख दिया 1, 5, 3, 9, 7, तो ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये समुच्चय की खासियत है कि इसको आप ऐसा क्रम किसी भी प्रकार का हो, बस उसके अंतर्गत आनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि भाई आप कुछ भी लिख दोगी, विषम संख्या बोला है तो 11 भी लिख दी, 13 भी लिख दी, ऐसा नहीं, उतनी ही लिखनी पड़ेगी आपको। जैसे स्वर की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर, तो स्वर की बात करें तो हमें पता है कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसको लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखा जाएगा जी। कैसा लिखेंगे? ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू के रूप में। तो इस तरीके से आपको इनको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? समुच्चय, यानी कि रोस्टर के रूप में लिखा जा रहा है। अब इसको इसी जैसे ऐसा लिखा है इसको हम ए लिख दें। तो इस तरीके से यदि हम लिखेंगे तो ये आपको समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से लिखना है। तो ये हमारे पास समुच्चय है जिसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। और आपको वीडियो देखना है, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है।
और आपको पढ़ने में कैसा लगता है तो कमेंट करके बताना है। यदि इसमें कोई कमी रहती है, वैसे कमी की कोई बात ही नहीं है भाई, हम तो इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपको एक ही बार में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं हम तो आपको इस तरीके से भाई समस्या के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो आपको कैसा लगा देखना है, वीडियो को बार बार देखना है। और आपके यदि कोई भी छात्र जो है कक्षा 10वीं में आ चुका है तो आप हमारी इसके पहले पिछली वर्ष मतलब जो अभी परीक्षा हो चुकी है उस टाइम पे मैंने वीडियो डाली थी, वो भी देख करके अभी तैयारी कर सकते हैं गर्मियों के समय में। और नए तरीके से भी अभी चालू हो जाएगी कक्षा और 9th की वीडियो मिलेगी। और यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर लें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो छात्रों आज के लिए बस इतना ही, पुनः फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और इसके आगे की जानकारी हम आपको बताएंगे। थैंक यू।